Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of May 2020. तो 19 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TIMS portal or those who want to join our social media platforms, Telegram group etc., they can join us by the links given in the description comment section below. So now let's start with the questions. First, पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 142 of the Indian Constitution, often seen in news recently, dealt with which of the following? First is seat of Supreme Court, B is ancillary powers of the Supreme Court, C is special leave to appeal by the Supreme Court, या D enforcement of decrees and orders by the Supreme Court. क्वेश्चन नंबर 1 है. दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू शोहराय खोवर पेंटिंग. तो शोहराय खोवर पेंटिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक mural art being practiced by local tribal women in the area of Mahbubnagar district of Telangana. Second statement is saying the painting was practiced during the local harvest and marriage seasons using local naturally available soils of different colors in the area. कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा गलत, आंसर ज़रूर करिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following statements are correct regarding in which of the following state GI tag तेलिया रुमाल क्लॉथ belongs to. तो तेलिया रुमाल क्लॉथ किस एरिया का है? ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी झारखंड एंड डी वेस्ट बंगाल. एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ आंसर्स. पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि आर्टिकल 142 क्या है. तो आर्टिकल 142 जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंप्लीट जस्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, बीच में डिक्रीज ये सब कर सकते हैं. तो आर्टिकल 142 के तहत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूछा था कि शोहराय खोवर पेंटिंग के रिलेटेड कौन सा. तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये झारखंड में है ना कि तेलंगाना का, झारखंड का है शोहराय खोवर पेंटिंग. दूसरा स्टेटमेंट ज़रूर सही है कि ये प्रैक्टिस होता है ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द एरिया. क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि तेलिया रुमाल कौन से स्टेट से बिलोंग करता है. तो ये आपका आंसर होगा बी तेलंगाना. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस एंड 3 आंसर्स. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. Now let's start with the news analysis parts. न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले 2 दिन पहले आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी दूसरे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी. दैट वॉज रिगार्डिंग द DSR और डायरेक्टली सीडेड राइस टेक्निक, DSR टेक्निक. तो इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो मैंने इसको बल्कि हमने इसको फ्री पोर्टल में डाला है. कुछ चीज़ें हम फ्री पोर्टल में जब डालते हैं ना वो चीज़ ज़रूर यूज़ किया करिए. और जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं वो इंडियन एक्सप्रेस और PIB ज़रूर पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो जो सब्सक्रिप्शन में है वो प्लीज़ उसका फुल यूज़ करो. और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप हिंदू, PIB और एक्सप्रेस और योजना हमारी अगर आप वेबसाइट से पढ़ रहे हो, इसके बाद आपको कोई भी मैगजीन लेने की ज़रूरत या कोई भी करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी. उसमें सब कंप्लीटेड है और सारी वेबसाइट का कंटेंट सब कुछ उसमें रहता है ना. तो अगर आपने सब्सक्राइब्ड है और आप इंडियन एक्सप्रेस, PIB और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है तो आप उसको पढ़ा भी करो. इनफैक्ट हमने PDF डाउनलोड का ऑप्शन भी कर दिया है. तो सब कुछ ईजी कर दिया है आपके लिए. आप डायरेक्टली यहाँ से ये PDF लिंक है, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो जो भी टॉपिक है ना. तो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक आई थी, DSR टेक्निक. तो अगर आपसे कोई पूछता पहले तो DSR टेक्निक रिसेंटली न्यूज़ में थी, किससे रिलेटेड? ये पैडी कल्टीवेशन से रिलेटेड है. ओके, इसको डायरेक्टली सीडेड राइस बोलते हैं. अब होता क्या है कि डायरेक्टली सीडेड राइस में क्या होता है, अभी नॉर्मल अगर आप पैडी का प्लांटेशन देखो तो पैडी को पहले नर्सरी में किया जाता है, उसमें रोपा लगाना जिसको होता है ना, रोपा लगाया जाता है. तो रोपा लगाने की पद्धति यूज़ की जाती है. पहले एक जगह पैडी नर्सरी में होता है, फिर वहाँ से उसको निकाल करके दूसरी जगह प्लांट किया जाता है ना. डायरेक्टली सीडेड राइस में क्या है, बेसिकली टेक्निक है जिसको रिसर्चर्स ने भी डेवलप किया, जिसमें कि ये पैडी का जो नर्सरी की वाली जो जरूरत थी, ओके, तो वो आपकी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी आपको. ओके, दैट कैन बी डन अवे विद. तो नर्सरी से जो फिर बाद में ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा. आप डायरेक्ट सीडेड राइस का यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये टेक्निक है, मैंने मेन आपको टेक्निक बताना था. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस के यूपीएससी मेन से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग. इसके मेजर एडवांटेज है फार्मर्स को, जैसे जहाँ पे भी लेबर शॉर्टेज रहती है. अभी लेबर शॉर्टेज क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है. आप सबको होता है कि रबी की फसल को कटाई में ही लेबर की शॉर्टेज पड़ गई थी. तो लेबर शॉर्टेज से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. दूसरा, ऐसी जगहों पर जहाँ पानी की कमी रहती है, जैसे रोपा जब लगता है, यानी कि जब नर्सरी वाला पद्धति अपनाते हैं तो उसमें पूरा पानी से फ्लडिंग करनी पड़ती है. फ्लडिंग करनी पड़ती है पूरी नर्सरी की वाटर से, वो चीज़ हट जाती है. तो मैं वाटर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इस मेथड की, और पानी कम यूज़ होता है. तो जहाँ पे भी ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ कर सकते हैं टेक्निक को. इरिगेशन जहाँ पे कम है, देन इसमें अर्ली मैच्योरिटी होती है. मैच्योरिटी अर्ली हो जाती है तो जल्दी आपको मिल जाता है. देन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल स्ट्रक्चर इसमें डिस्टर्ब नहीं होता है ना.
देन बेटर फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी वो भी इस प्रोसेस में ज़्यादा निकलती है। ओके, तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी ज़्यादा निकलती है। एंड डायरेक्ट सोइंग कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ बोथ कोर्स राइस एंड बासमती राइस, तो कोर्स राइस और बासमती राइस दोनों के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि सॉइल की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा रहती है, ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स लगते हैं। दूसरा, अर्ली सोइंग इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इसमें अर्ली सोइंग की जरूरत पड़ती है, सोइंग थोड़ा पहले करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस थी डीएसआर टेक्निक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द डीएसआर टेक्निक। याद रखिएगा, डायरेक्टली सीडेड राइस मेथडोलॉजी है, पैडी कल्टीवेशन का नया मेथड है, जिसमें आपको जो पहले नर्सरी में लगाना फिर उसका ट्रांसप्लांट करने वाली प्रोसेस थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। वो न्यूज़ देखने के बाद हम आगे मूव करते हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फेल्स टू शील्ड मंकीज फ्रॉम वायरस। अब ऑक्सफोर्ड, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड जो बेसिकली एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बनाई थी जिसके ट्रायल्स चल रहे थे कोविड-19 से लड़ने के लिए। वैक्सीन का नाम है CHAD-OXL OX1 एंड COV-19। ओके, नोवल कोरोना वायरस 19 एंड COV-19 का मतलब, और ये याद रखिएगा CHAD-OX1। ओके, चैड ऑक्सफोर्ड 1। ओके, तो CHAD-OX1 नोवल कोरोना वायरस 19। ओके, तो ये इसकी वैक्सीन का नाम था। बेसिकली इसका टेस्ट किया गया है, लेकिन मंकीज़ को प्रोटेक्ट करने में ये काम नहीं कर पाई। द ट्रायल्स आर स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी ट्रायल प्रोग्रेस में है। द वैक्सीन कैंडिडेट चैड OX1 एंड COV-2 बीइंग टेस्टेड इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ अ कॉमन कोल्ड वायरस। ये जो वैक्सीन है ये वीकेंड फॉर्म है एक दूसरे वायरस का, जो कि कॉमन कोल्ड का वायरस है, जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। तो अगर याद रखेगा कि एडिनो वायरस, अगर आपसे कोई पूछे किसका वायरस है, तो ये कॉमन कोल्ड का वायरस है, एडिनो वायरस। ओके, तो उसका वीकेंड फॉर्म ही आपका CHAD-OX1 एंड COV-19 में यूज हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, It affects the chimpanzees but has been neutered to prevent replication in human. ओके, तो अब बेसिकली इसका यूज़ ह्यूमंस के लिए किया जाएगा। ह्यूमंस के लिए टेस्टिंग अभी भी चल रही है। ओके, अभी भी इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई, ट्रायल्स अभी प्रोग्रेस है, लेकिन मंकीज़ को प्रोटेक्ट करने में ये काम नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम निमोनिया। ओके, ये निमोनिया में प्रोटेक्शन जरूर दे रहा है। तो हो सकता है कि ह्यूमंस में इसका टेस्ट पॉजिटिव आए, तो अभी उसका टेस्ट करना बाकी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है CHAD-OX1 एंड COV-19, याद रखिएगा। द पोटेंशियल वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू 1112 हेल्दी वॉलंटियर्स, और 1112 वॉलंटियर्स हैं जो कि आए हैं और उनके ऊपर इसका टेस्ट बचा है। इट यूजेस द कॉमन कोल्ड वायरस एडिनो वायरस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन कोल्ड का वायरस यूज होता है इसमें, एडिनो वायरस, दैट कॉजेज इन्फेक्शन इन चिंपैंजीज एंड कैरीज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द नोवल कोरोना वायरस दैट मेक द स्पाइक प्रोटीन। या ये तो आपको पता ना कि जब कोरोना वायरस आता है तो कौन से प्रोटीन पर अटैक करता है, स्पाइक प्रोटीन पर अटैक करता है। स्पाइक प्रोटीन के साथ वो जुड़ जाता है। स्पाइक प्रोटीन याद रखना, ये भी नाम याद रखना, ACE2 रिसेप्टर जिसको कहा जाता है, ACE2 रिसेप्टर या स्पाइक प्रोटीन। The spike protein binds to the human receptor on cell surfaces and infiltrates the lung cell. तो spike protein है, it binds to the human receptors on the cell surfaces and infiltrate the lung cell. तो या इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, तो सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने कमिट किया है 400 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 10 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन। तो एक बार जैसे ये सही हो जाएगा, ये वैक्सीन आ जाती है, तो सीरम इंस्टीट्यूट इसको प्रोड्यूस करेगी इंडिया में। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ पर है, तो आपका पुणे में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम। उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ब्रेस फॉर अम्फान, तो ये सुपर साइक्लोन है। बेसिकली सुपर साइक्लोन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखो तो अम्फान इज करेंटली 730 किलोमीटर साउथ ऑफ पारादीप इन उड़ीसा। पारादीप से 790 किलोमीटर दूर है। ओके, बट इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। सुपर साइक्लोन इसीलिए है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो जो ये सुपर साइक्लोन का क्लासिफिकेशन होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर आप IMD का क्लासिफिकेशन देखो तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो होते हैं, दे आर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स। दे आर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ सिनॉप्टिक चार्ट बाय मोर देन 4 क्लोज्ड आइसोबार। 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा, 4 क्लोज्ड आइसोबार यानी 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये सुपर साइक्लोन का एक तरह से सिनॉप्टिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का रहेगा। एक कॉन्सेंट्रिक मतलब कि जिनका एक ही सेंटर हो, और उसके जैसे 4 इस तरह से आइसोबार यानी कि जो इक्वल प्रेशर एरिया वाले रहते हैं। ओके, तो 4 क्लोज्ड आइसोबार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन रहता है इसका। इनका जो विंड स्पीड रहती है एट द सरफेस लेवल दैट इज मोर देन 222 किलोमीटर पर आवर। तो 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा इनकी विंड स्पीड रहती है। ये कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में आते हैं एज पर द सैफिर सिम्पसन स्केल ऑफ स्टॉर्म इंटेंसिटी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पता चली। एक तो स्पीड पता चली कि 220 से ज़्यादा 222 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड रहती है। देन 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी सुपर साइक्लोन को, तो 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से आप रिप्रेजेंट
एक्सप्लेन करोगे। तीसरा आपको पता चला सैफिर सिम्पसन स्केल के बारे में, जो कि इंटेंसिटी की स्केल है ऑफ द स्टॉर्म इंटेंसिटी। तो सैफिर सिम्पसन स्केल भी याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि सैफिर सिम्पसन स्केल किससे रिलेटेड है, तो ये आपका स्टॉर्म इंटेंसिटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अम्फान की अगर हम बात करें, इट इज ओनली द थर्ड सुपर साइक्लोन टू फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल आफ्टर 1990। तो 1990 के बाद का तीसरा ये सुपर साइक्लोन है। इसके पहले आंध्र प्रदेश का सुपर साइक्लोन आया था 4 से 9 मई 1990 में, इसका कोई नाम नहीं था। बांग्लादेश का सुपर साइक्लोन आया था 24 अप्रैल से 2 मई के बीच में, गोरकी नाम का, 1991 में। ओके, इसके अलावा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स नहीं आए। फॉर एग्जांपल साइक्लोन फैलिन जो था, साइक्लोन फैलिन 2013 में, एंड सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 बोथ विच हिट द कोस्टल उड़ीसा। ओके, दे हैव बीन अमंग द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये एक्सट्रीमली सीवियर था, वैसे इसमें सुपर साइक्लोन लिखा है, बट इट वाज एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, और 1999 में आया था, याद रखिएगा। 2013 में फैलिन आया था। ओके, 2013 में फैलिन आया था, ठीक है ना। एंड अभी जो ये इसका नाम क्या है, अम्फान है। ओके, दैट इज द थिंग। अम्फान इज एक्सपेक्टेड टू टोन डाउन इन टू कैटेगरी 4 एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। याद रखिएगा, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा, जो आपका कैटेगरी 4 कैटेगरी आती है, ठीक है ना, जब इसकी स्पीड 165 से 175 आ जाएगी। तो जो इन्होंने ये लिखे ना, ये एक्चुअली एक्सट्रीमली सीवियर ही थे, ये कैटेगरी नीचे रहते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर जो रहता है वो एक कैटेगरी नीचे रहता है, इसके बाद जब कैटेगरी 5 पर आता है तो फिर वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड अम्फान का हो सकता है कि टोन डाउन करे धीरे धीरे, तो ये होने वाला है। सैफिर सिम्पसन स्केल जरूर याद रखिएगा, जो नाम मैंने आपको बताया सैफिर सिम्पसन स्केल, स्पीड मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ तो न्यूज़ नहीं थी। न्यू टेक्निक फॉर लंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न्स लॉन्च्ड इन जयपुर। जयपुर में एक न्यू टेक्निक लॉन्च की गई है फॉर द लंग ट्रीटमेंट, इसका नाम है लीसा टेक्निक। तो अगर आपसे कोई पूछता है यूपीएससी में कि लीसा टेक्निक अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या है क्या नहीं है, तो लंग्स के ट्रीटमेंट के लिए न्यू बॉर्न्स के। ओके, इसका नाम है लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपसे कोई पूछे लीसा का फुल फॉर्म पूछे, तो ये टेक्निक है बेसिकली जो कि न्यू बॉर्न्स के लंग्स को ट्रीट करने के लिए, उनका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको देखने के लिए टेक्निक बनाई गई, जयपुर में बनाई गई है। एंड हैज बीन स्टार्टेड एट द जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ओके, जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जयपुर में, वहाँ पे इसको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, प्री मैच्योर बेबीज में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रहता है उसको ठीक करने के लिए लीसा टेक्निक यानी कि लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है बेसिकली, जो बच्चे न्यूबॉर्न रहते हैं, लीसा टेक्निक क्यों डेवलप की गई है बेसिकली, इट्स अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन इन द व्यू ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशन कॉजेज डैमेज टू द प्रीटर्म लंग्स ऑफ द न्यूबॉर्न। जो इसके अलावा मैकेनिकल टेक्निक यूज होती थी अभी तक, मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो प्रोसेस था उसमें जो न्यूबॉर्न्स का जो प्रीटर्म लंग्स रहते हैं बहुत जल्दी बहुत वीक रहते हैं, उस स्टेटस में वो डैमेज कंडीशन में चले जाते हैं। तो लीसा टेक्निक का यूज इसलिए किया जाएगा ताकि लंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम दैट मैकेनिकल टेक्निक, है ना। तो ये मैकेनिकल टेक्निक से प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसको बनाएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे तो पहला एडिटोरियल है फेकिंग डेंजर। चलो पहले फेकिंग डेंजर देख लेते हैं। फेकिंग डेंजर जो है बेसिकली यूज ऑफ सेडिशन लॉ टू फाइट फेक न्यूज इज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस द इनकन्वीनियंट रिपोर्ट। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं या कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनके ऊपर सेडिशन लगाया जा रहा है फॉर गिविंग सम न्यूज़ आइटम। एक तो फेक न्यूज़ से बचने के लिए पुलिस कह रही कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए जर्नलिस्ट के अंदर एक डर पैदा करने के लिए सेडिशन लागू किया जा रहा है। बट क्या सेडिशन लॉ का उपयोग इतना कैजुअली होना चाहिए? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। सेडिशन आप सबको याद रखना चाहिए कि सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी बेसिकली आपको याद रखना कि ये किससे डील करता है, आपका सेडिशन से डील करता है। तो सेक्शन 124A जो आईपीसी का है वो आपका सेडिशन से डील करता है ना। अब होता क्या है कि अभी क्या हो रहा है बेसिकली बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट या रिपोर्टर, फॉर एग्जाम्पल धवल पटेल का अरेस्ट अगर गुजरात पे देखो तो ऐसे लोगों का केस क्या हो रहा है कि मिसयूज़ किया जा रहा है। द क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द मिसयूज़ ऑफ द सेडिशन लॉ। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि क्या ये लॉ जो है ये इंटिमिडेट करा जर्नलिस्ट को, और इस कारण से अगर जर्नलिस्टों के अंदर एक बार डर आ गया तो फिर वो कोई भी चीज़ रिपोर्ट करने से डरेंगे, और हो सकता है कल को इस फेक न्यूज़ से लड़ने के चक्कर में आप क्या करो कि उनका जो ओरिजिनल जो जर्नलिज्म है उसको भी अफेक्ट कर दो। और जर्नलिस्ट आप सबको पता है कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। तो एडिटर गिल्ड का यही करना है कि ये जो बेसिकली चीज़ है ये पैटर्न एक ऐसा है कि इट इज़ द मिसयूज
मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ टू इंटिमिडेट द जर्नलिस्ट. इट इज द मिसयूज ऑफ लॉ टू इंटिमिडेट द जर्नलिस्ट. There ought to be greater restraint while invoking the special provisions. जो ये आप सेडिशन या स्पेशल प्रोविजंस इन्वोक कर रहे हो, इसमें कुछ स्पेशल लॉ होना चाहिए, कि स्पेशल रिस्ट्रेंट रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी अरे गरे केस में आप सेडिशन लगा दोगे, है ना. Then section 54 it only penalizes the spreading of panic relating to severity and magnitude of a disaster. जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जब वो लागू रहता है, अभी स्टेट्स में आप सबको पता है कि डीएम एक्ट लागू है, तो ये इसमें सेक्शन 54 जो है वो बोलता है इट पेनलाइजेस फॉर स्प्रेडिंग द पैनिक रिलेटिंग टू द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिजास्टर, है ना. अगर आप किसी मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिजास्टर इनको सीवियरिटी के बारे में फॉल्स क्लेम्स करते हो, तब वो पेनलाइज करने का काम कहता है ना. तो अगर आप इस तरह से इनकरेक्ट रिपोर्टिंग करते हो डिजास्टर के केस में, नहीं सॉरी नॉट जस्ट इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, तो ऑथर ये कह रहा है कि इनकरेक्ट रिपोर्टिंग को आप बिल्कुल इस तरह से सेडिशन से नहीं मतलब चार्ज कर सकते. इनकरेक्ट रिपोर्टिंग डिफरेंट चीज़ है, और वायलेंस क्रिएट करना या दो कम्युनिटीज़ को भड़काना और देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको तितर बतर करना, इनमें डिफरेंस होता है. इनकरेक्ट रिपोर्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड इस तरीके से इंस्टेंसेस कि आप किसी डिजास्टर के केस में आप पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करो या वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट करो, वो डिफरेंट चीज़ है. तो इसके बीच में डिफरेंस बनाना चाहिए, और हर केस में आप सेडिशन अगर लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. एंड इट विल फर्दर बेसिकली होगा क्या कि जो जर्नलिस्ट हैं जो सही काम भी कर रहे हैं वो भी डर जाएंगे और फिर काम नहीं कर पाएंगे. अजॉल्ट टू नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी. अब ये जो आर्टिकल है ये रिसेंटली जो एनर्जी टैरिफ पॉलिसी के ऊपर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक नई एनर्जी पावर टैरिफ पॉलिसी बनाई जाएगी, और इस कारण से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का उसको अमेंड किया जाएगा. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो 2003 का एक्ट है, उसको अमेंड करने की बात की गई. तो ऑथर ने उसी के रिगार्डिंग लिखा है पूरी चीज़ें. सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कॉम की कंडीशन, बुरी कंडीशन क्यों है इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ बोली है, अपन देख लेते हैं. सबसे पहले कि कोर जो है डिस्कॉम की प्रॉब्लम्स का वो ये है कि टू पार्ट टैरिफ पॉलिसी, जो टू पार्ट टैरिफ पॉलिसी लागू की गई है उस कारण से पूरे डिस्कॉम्स को प्रॉब्लम है. तो टू पार्ट टैरिफ पॉलिसी में क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि डिस्कॉम्स आर रिक्वायर्ड टू साइन लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट. डिस्कॉम्स को लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं. उसमें उनको कमिट ये करना पड़ता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट तो पावर जनरेटर्स की पहले ही पे कर देंगे, मतलब पहले ही पे कर देंगे, बिना स्टेट के पावर ड्रॉ किए बिना ही वो पहले फिक्स्ड पार्ट पे कर देंगे. उसके बाद जो वेरिएबल चार्ज रहता है फॉर द फ्यूल, तो तब जब ये ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं पावर, उसके बाद करते हैं. तो टू पार्ट टैरिफ पॉलिसी है कि आधी फिक्स्ड पहले और आधी बाद में. तो ये जो पीपीए साइन होते हैं डिस्कॉम्स के, दे आर बेस्ड ऑन द ओवर एस्टिमेशन ऑफ द ओवर प्रोजेक्शंस ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि ये प्रोजेक्ट करती है कि कितना यूज होगा, कितना पीक, कितने गीगावाट एनर्जी यूज होगी. तो होता ये है कि उसके बेसिस पे ये बेचारे डिस्कॉम वाले खरीद लेते हैं, खरीद तो लेते हैं, लेकिन जो ये बिजली का खपत है ये सीए का ओवर एस्टिमेशन रहता है. मतलब कि कई बार ये देखा गया है कि जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया है उसका केवल 56% ही यूज़ हो रहा है. मतलब कि अब क्या डिस्कॉम्स क्या करेंगे, अब डिस्कॉम्स क्या करेंगे, उन्होंने तो पूरे देखो, आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो सीईए, मान लो सीईए ने बोला, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बोला कि 100 यूनिट एनर्जी यूज़ होगी. ओके, अब डिस्कॉम क्या करेगा, अगर 100 यूज़ होगी तो वो 110 खरीदेगा खुद से, है ना, 110 का पावर परचेज एग्रीमेंट करेगा. होता ये है कि 100 की जगह केवल 56 यूनिट ही यूज़ होता है. अब जब 56 यूनिट यूज़ हो तो बाकी का क्या हुआ, बाकी का रह गया. अब आपको सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेफ, मतलब बचा करके तो रख नहीं सकते, तो वो बाकी वेस्ट होगा. तो इस कारण से डिस्कॉम्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ओवर एस्टिमेशन होता है सीईए द्वारा. इस कारण से उनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट रहते हैं वो ज़्यादा के बनते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है. ठीक है ना. फिर रिन्यूएबल एनर्जी का अगर देखो तो उसका भी जो पूरा ब्लंट है वो डिस्कॉम्स को झेलना पड़ा. क्यों, क्योंकि 2010 से पॉलिसी ये आई कि सोलर एंड विंड पावर वर डिक्लेयर्ड एज मस्ट रन, रिक्वायरिंग डिस्कॉम्स टू एब्जॉर्ब ऑल द रिन्यूएबल पावर एज लॉन्ग एज देयर वाज सन और विंड इन एक्सेस ऑफ द मैंडेटरी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जितना, उसके ऊपर भी जितना भी सोलर और विंड के थ्रू पावर जनरेट होगा वो डिस्कॉम्स को खरीदना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स बैकिंग डाउन द थर्मल जनरेशन. जो थर्मल जनरेशन उसको बैक डाउन करो टू अकोमोडेट ऑल द अवेलेबल ग्रीन पावर. तो जितना भी ग्रीन पावर अवेलेबल था उनको अकोमोडेट करने के लिए. अब होता क्या है,
इट वॉज फर्दर आइडल फिक्स्ड कॉस्ट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ 2 पार्ट टैरिफ पीपीए। तो इसमें भी 2 पार्ट टैरिफ पीपीए के कारण इसमें भी नुकसान देखने को मिला है ना। अब ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि सोलर जो जनरेशन होता है वो कम कॉस्ट में भी रहता है, तो उसमें आप कस्टमर के ऊपर ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते, तो उसमें भी कम कॉस्ट रहती, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ा। देन सेकेंड, पावर डिमांड पीक्स आफ्टर सनसेट। जो पावर डिमांड है वो सनसेट के बाद पीक पे रहती है, क्योंकि सुबह तो आप लाइट नहीं जलाते, बत्ती नहीं जलाते, लेकिन बाकी सब सनसेट के बाद ज़्यादा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ वायबल स्टोरेज, अब क्या है, स्टोरेज तो है नहीं प्रॉपर, तो एवरी मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच स्पिनिंग रिजर्व टू कीप लाइट ऑन आफ्टर सनसेट। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 2 गुना पावर रिजर्व लगता है बेसिकली टू कीप द लाइट्स ऑन आफ्टर द सनसेट, उनको ज़्यादा लगता है। तो इस कारण से डिस्कॉम्स को क्या हुआ, जो स्पेशली सदर्न रीजन के डिस्कॉम्स थे, जहाँ पे कर्नाटका एंड तमिलनाडु में जहाँ मस्ट रन स्टेटस है रिन्यूएबल एनर्जी का, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला। ओके, देन आपका सेंटर अनाउंस्ड एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर बाय 2022। 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट किया। अब इससे हुआ क्या, देयर वाज स्लू ऑफ कंसेशंस टू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स एंड इट इज एग्रावेटेड द बर्डन ऑन डिस्कॉम्स। तो जो पावर डेवलपर्स थे उनको तो खूब सारा वो मिला कि बेसिकली आपने अगर आप रिन्यूएबल पावर डेवलप किए तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन उसका पूरा भट्टा किस पे बैठा, उसका पूरा भट्टा बैठा आपके डिस्कॉम्स के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट वी मस्ट एग्जामाइन द प्रपोजल्स इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 में आने वाला है, उसके कुछ जो ड्राफ्ट में देखने को मिला है, जो मतलब जो प्रपोजल्स है उनको एक एक करके देख रहे हैं ऑथर। तो पहला तो यह है कि द अमेंडमेंट प्रपोजेस सब फ्रेंचाइजीज प्रिज्यूमेबली प्राइवेट इन एन अटेम्प्ट टू अशर इन मार्केट्स थ्रू द बैक डोर। अब बेसिकली पहला जो प्रपोजल है इसमें वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, सब फ्रेंचाइजीज के थ्रू बैक डोर में मार्केट एंट्री की जाएगी। तो गोइंग बाय द पास्ट प्राइवेटाइजेशन एक्सपेरिमेंट, प्राइवेट सब फ्रेंचाइजीज आर लाइकली टू चेरी पिक द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स ऑफ द डिस्कॉम जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पे ऑथर ने ये कहा कि अब क्या होता है, जब मार्केट्स को आप प्राइवेटाइज करने की काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, जो लॉस नहीं कर रही है, उनको वो चेरी पिक कर लेते हैं, बट कि लॉस मेकिंग को वो टच नहीं करती। तो इससे नुकसान किसका, डिस्कॉम्स का ही तो नुकसान है। सेकेंड, अमेंडमेंट प्रोसेस प्रपोजेस इवन ग्रेटर कंसेशंस टू द रिन्यूएबल पावर डेवलपर। तो अब जो अमेंडमेंट है वो और ज़्यादा कंसेशन देने की बात कर रहा है रिन्यूएबल पावर डेवलपर्स को। तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट आपको जो आइडलिंग फिक्स चार्जेस है, यानी कि जो फिक्स चार्जेस है, ये सब इनका पूरा का पूरा जो बोझ है, जो बर्डन है, वो डिस्कॉम्स के ऊपर बैठेगा और ज़्यादा वो लॉस में जाएंगी। थर्ड, इट सीक्स टू एलिमिनेट इन वन स्ट्रोक द क्रॉस सब्सिडीज इन रिटेल पावर टैरिफ। ओके, तो जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है रिटेल पावर टैरिफ का, उसको दूर करने का सिस्टम भी लाने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है, जिसको बंद करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्रॉस सब्सिडाइजेशन समझाऊंगा कि बिल्कुल नहीं कभी भूलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में आपको क्रॉस सब्सिडाइजेशन बताता हूँ। क्या होता है कि अब जैसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट तो सेम आएगा सबके लिए, है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट अपन मान लेते हैं 5 रुपया पड़ रहा है। अब होता क्या है कि चाहे वो डोमेस्टिक यूज़र हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़र हो, चाहे एग्रीकल्चरल लेबर हो, या फिर सपोज कोई गवर्नमेंट यूज़र हो, इन चारों में क्या होता है कि ट्रांसफ़र करने का इलेक्ट्रिसिटी तो कॉस्ट सेम है, सेम वही वायर यूज़ हो रहा है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र यानी कि जो चेंज प्राइस है वो तो सब में सेम है, लेकिन ये जो सारे कस्टमर्स हैं ये अलग अलग कैटेगरी हैं कस्टमर्स की। एक डोमेस्टिक कस्टमर है, एक आपका एग्रीकल्चरल लेबर है या एग्रीकल्चरल फार्मर है, एक आपका बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। होता क्या है कि जो सप्लाई का चार्ज रहता है वो एग्जैक्ट चार्ज ये पे नहीं करते। कुछ कस्टमर ज़्यादा पे करते हैं, कुछ कस्टमर कम पे करते हैं। तो जो कस्टमर ज़्यादा पे करते हैं, जैसे 5 रुपये चार्ज था सप्लाई का, लेकिन पे ये 10 रुपये कर रहा है यूनिट पर यूनिट के हिसाब से, तो हर यूनिट में 5 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है ना ये। तो ये जो 5 रुपये का प्रॉफिट हर उससे ले रहे हैं वो यहाँ पे ये बैलेंस कर देंगे। मतलब कि ये हो सकता है कि 5 रुपये की जगह 1 रुपये ही पे कर रहा हो, ये 5 रुपये की जगह 4 रुपये पे कर रहा हो। तो अब देखो, ये 4 रुपये कम पे कर रहा था, ये 1 रुपये कम पे कर रहा था, और ये 5 रुपये ज़्यादा पे कर रहा था, तो बैलेंस हो गया ना। तो यही होता है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग कैटेगरी के आपके कस्टमर्स हैं। एक कैटेगरी का कस्टमर ज़्यादा
पे कर रहा है सप्लाई से, दूसरे कैटेगरी का कस्टमर कम पे कर रहा है, तो जो ज़्यादा पे कर रहा है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उससे आपने सब्सिडाइज कर दिया एक तरीके से उसका जो कम पे कर रहा था, ठीक है ना। तो जो गरीब है उनको आपने कम में दिया, जो अमीर पे कर सकते उनको ज़्यादा में किया, ज़्यादा वाले का जो प्रॉफिट है उससे आपने सब्सिडाइज कर दिया जो कम कर रहा है। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन ये था। अगर क्रॉस सब्सिडाइजेशन हट जाएगा इसका मतलब क्या है कि सबको बराबर पे करना पड़ेगा, है ना, सबको बराबर पे करना पड़ेगा। अब हुआ ये है कि क्रॉस सब्सिडी बेसिकली अभी जो रूल आने वाला है उसमें ये नहीं कि क्रॉस सब्सिडी पूरी तरह, मतलब क्रॉस सब्सिडी हट जाएगा लेकिन डायरेक्ट सब्सिडाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब कि डायरेक्टली आप स्टेट गवर्नमेंट को फार्मर्स के लिए या जो भी दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कम डालते हैं उनको आपको सब्सिडाइज करते, तो वो डायरेक्ट सब्सिडी में आएगा, मतलब उनको डायरेक्टली कैश ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऑथर ने कहा कि कैश ट्रांसफर तो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक था, एक्सक्लूजन एरर आता है, इंक्लूजन एरर आता है, दूसरा लीकेजेस देखने को मिलता है। तो क्यों आप फालतू जो चीज अच्छी चल रही है क्रॉस सब्सिडाइजेशन की उसको खत्म करना चाहते हो? तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे मुद्दा उठाया बेसिकली। फोर्थ जो स्टेट रेगुलेटर है बेसिकली दे विल बी अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी, एक सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी बनेगी एंड द कंपोजिशन ऑफ विच इंस्पायर्स लिटिल कॉन्फिडेंस इन द ऑब्जेक्टिविटी, जियोपार्डाइजिंग नॉट ओनली द रेगुलेटरी ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो ये बेसिकली क्या होगा, स्टेट रेगुलेटर बनेगा जो कि अपॉइंट होगा सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी द्वारा। तो एक सेंट्रलाइज्ड कमिटी द्वारा, सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑथर ने यही कहा है कि इससे जो कॉन्करेंट स्टेटस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का, जो कि सेंट्रल स्टेट की बराबर के उसमें प्रावधान हो, तो सेंटर को ज्यादा बेनिफिट क्यों दे रहे हो आप, तो इसका बेसिकली जो कॉन्करेंट स्टेटस है उसको इंपैक्ट करेगा। फिफ्थ पॉइंट भी उन्होंने यही कहा है कि बेसिकली क्या होगा कि जो सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है वो बेसिकली आपका सेलेक्ट करने लगेगी और जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रहते हैं उनकी पावर घट जाएगी। तो स्टेट के जो बेसिकली बोर्ड्स हैं उनकी पावर जब घटेगी इसका मतलब कि सेंटर फिर से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो कॉन्करेंट स्टेटस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ प्रावधान बताए गए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑथर ने क्यों बोला है कि जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 का आने वाला है वो एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक है। ऑथर ने यही सारी चीज़ें पॉइंट आउट की है यहाँ पे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। प्रिपेयरिंग फॉर अ सिंडेमिक, अब यहाँ पे एक सिंडेमिक के बारे में है। तो हमने एंडेमिक पढ़ लिया। एंडेमिक मतलब कि किसी एक एरिया में ही जो पाई जाती हैं चीज़ें उनको एंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक बोल दिया। देखो अभी क्या है कि एंडेमिक डिसीजेस भी होती हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। एंडेमिक डिसीज़ वो होती है जब R0 = 1 हो जाता है। R0 = 1 मतलब कि जब नॉर्मल वो चीज़ प्रिवेलेंट हो जाए, कोई डिसीज़ नॉर्मली प्रिवेलेंट हो जाए तो एंडेमिक डिसीज़ कहलाती है। मतलब कॉन्स्टेंटली जब फैलने लगे तो वो कॉन्स्टेंट हो जाए तो एंडेमिक कहलाएगी। एपिडेमिक मतलब जब R0 = more than 1 हो जाएगा तो एपिडेमिक बन जाएगी। अब अगर सिंडेमिक डिसीज़ क्या है, पैंडेमिक आपको होता है ना, जब वो more than 1 कंट्रीज़ में बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर हो जाएगी तो पैंडेमिक कहलाएगा। तो एंडेमिक डिसीज़, एपिडेमिक डिसीज़, पैंडेमिक डिसीज़। अब सिंडेमिक डिसीज़ क्या है, तो सिंडेमिक डिसीज़ का मतलब है कि जब एक डिसीज़ है आपको वायरल और उसके साथ बैक्टीरियल कोई डिसीज़ हो जाए और फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे और इससे जो डेथ रेट है वही बढ़ जाता है, इन्फेक्शन रेट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों जो डिसीज़ है तो वो एक सिनर्जी में काम करना शुरू कर देती है, इसलिए इसको सिंडेमिक डिसीज़ बोलते हैं। इट्स अ सिचुएशन, सिंडेमिक इज अ सिचुएशन व्हेन 2 or more एपिडेमिक इंटरैक्ट सिनर्जेटिकली। ओके, तो सिनर्जेस्टिकली ये एक से ज़्यादा एपिडेमिक एक साथ काम करने लगते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, सिंडेमिक सिचुएशन कहलाती है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस से मलेरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, मलेरियल इन्फेक्शन भी आपको हो रहा है और उस कारण से भी डेथ हो रही है। तो वायरल बैक्टीरियल के साथ साथ दूसरे इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। तो सिनर्जी में 2 डिसीजेस काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ चीज़ें बताई कि अगर आपको वीक करना है तो आपको कुछ चीज़ें इक्विपमेंट्स तैयार रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली लेते रहना है। देन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करके आपको अपनी पल्स चेक करते रहना है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, हैप्पी हिपॉक्सिया, साइलेंट हिपॉक्सिया भी कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था साइलेंट हिपॉक्सिया, हमने डिस्कस भी किया था। तो साइलेंट हिपॉक्सिया का मतलब ये होता है कि हिपॉक्सिया क्या होता है, हिपॉक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बॉडी में ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जो सेल्स रहती है उसमें ऑक्सीजन की कमी होना हिपॉक्सिया कहलाता है। जब हिपॉक्सिया डिटेक्ट ना हो, ब्रेन तक वो चीज़ पहुंच जाए और डिटेक्ट ना हो पाए तो उसे साइलेंट हिपॉक्सिया या हैप्पी हिपॉक्सिया कहते हैं। तो ये भी दो आपको, इसलिए ऑक्सीमीटर का यूज आपको करते रहना ताकि ऑक्सीजन लेवल आपको पता चलता रहे। तो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर मेंशन्ड। सेंटर ड्रॉप्स ऑर्डर ऑन वेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन के समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इशू किए थे। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके जो चेयरमैन है अजय भल्ला, सेक्रेटरी अजय भल्ला है, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, उन्होंने एक रूल निकाला था कि सेक्शन
10 सब सेक्शन 2 का आई जो क्लॉज है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, वो 2005 का, वो ये कहता है कि वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि कोई भी वर्कर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का बेसिकली पैसा नहीं काटेंगे अगर वो नहीं आते हैं, ठीक है ना। डीएम एक्ट को मॉनिटर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कलेक्टर आपका, और दूसरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि आईपीएस ऑफिसर रहता है, जो एसपी रहता है, उनके अंतर्गत पूरा जिला काम करता है। तो इन्होंने कहा था बेसिकली कि जो लोग नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन का, उनका पैसा नहीं काटा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग ये आई कि आप ऐसी कंपनीज को पिनलाइज मत करना जो कंपनी पे नहीं कर पाती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आ गई तो अजय भल्ला ने जो बेसिकली ये जो रूल था इसको ड्रॉप कर दिया नाउ, दिस रूल हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट नाउ। ओके, तो ये चीज़ आपको बतानी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं अननोन सोर्सेस फंडिंग पार्टीज। अब एडीआर की रिपोर्ट आई है, एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई है। इन्होंने ये कहा है कि 23 रीजनल पार्टीज हैं जिनका एनुअल ऑडिट किया गया और ये देखा गया कि जिसमें कंट्रीब्यूशन था, बेसिकली इनको जो पैसा आ रहा था वो अननोन सोर्सेस से आ रहा था, अननोन सोर्सेस से आ रहा था। दिस वाज मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ये कहना है कि जो 23 पार्टीज थी रीजनल पार्टीज, उनका जो सोर्सिंग हो रहा है, फंडिंग हो रहा है, वो अननोन सोर्सेस से आ रहा है, ठीक है ना। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए एक कमेटी भी बनी थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए बता देता हूं। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी अगर आपसे कोई पूछे कभी कि किससे, तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के रिगार्डिंग ये बनी थी। इसमें सबसे अधिक जो फंड है ये बेसिकली बीजू जनता दल के फंड्स उड़ीसा में जो काम करती है उसके हैं। स्क्रैप द डैम प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। एक्टिविस्ट का कहना है कि एक 3097 मेगावाट का इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि आपका दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लागू होने वाला है। 3097 मेगावाट का है ये प्लांट इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हुआ क्या है बेसिकली, द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री हैड ऑन अप्रैल 23 डिस्कस्ड द प्राइवेट प्रोजेक्ट दैट ऑन इट्स ओन डॉक्यूमेंटेशन हैज सेड दैट ये जो प्रोजेक्ट आएगा इसमें 2.7 लाख ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड। 2.7 लाख ट्री जो है उनको बेसिकली काटा जाएगा। तो ग्रुप ऑफ कंजर्वेशनिस्ट जो फॉर्मल मेंबर्स हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को लिखा है कि अभी एक सब कमेटी थी जिसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, तो सब कमेटी को बोला कि ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आप सबको पता है कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना है। एडवाइजरी रोल रहता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड मेजर्स ऑफ द कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड जो है बेसिकली इज टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर फॉरेस्ट एरिया इन एरियाज में जाता है तो फिर वो एनबीडब्ल्यू की परमिशन के बाद ही जाता है। और एनबीडब्ल्यू को लीड कौन करता है, हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। चाइना एंड यूएसए इंटरिंग फॉर अ न्यू कोल्ड वॉर क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्कुल वही बात है कि चाइना और यूएसए कोल्ड वॉर कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप फ्रॉम चाइना। दूसरा उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा है। फिर तीसरा उन्होंने ये कहा कि वुहान से कंपनसेशन मांगा है, चाइना से कंपनसेशन मांगा है फॉर द कोविड-19 जितना भी लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रंजिश आपसी चल रही है और एक न्यू कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव्स आरआरबीज टू गेट 20,500 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड। अब नाबार्ड ने डिसाइड किया कि 20,500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स को दिए जाएंगे। रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताता हूँ। बेसिकली रीजनल रूरल बैंक वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975। तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 में बनता है, उसके रिकमेंडेशन में रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट किया गया। रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया 1976 में, 1976 में आया रीजनल रूरल बैंक एक्ट। और पहला जो रीजनल रूरल बैंक था वो प्रथम ग्रामीण बैंक था जिसको कि 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया, 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया। इसमें इक्विटी का जो डिवीजन होता है, जो शेयर होल्डिंग रहती है रीजनल रूरल बैंक की, वो कुछ इस तरीके से होती है कि 50, 35 और 15। 50 किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है 15 एंड स्पॉन्सर बैंक का रहता है 35। स्पॉन्सर बैंक का 35% रहता है, स्टेट बैंक का 15% रहता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका आपका कितना रहता है 50%। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। रेयर पाम फ्रॉम अंडमान गेट सेकंड होम। अंडमान में एक रेयर पाम की वैरायटी थी जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब कि पहले तो इसको खत्म ही मान लिया गया था, बाद में ये अंडमान में दोबारा मिला। तो इसका नाम क्या है बता देता हूँ। इसका नाम है
पिनांगा अंडमानेंसिस। ओके, तो पिनांगा अंडमानेंसिस है इसका नाम। बेसिकली इसको एक समय एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन फिर ये अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में मिला। साउथ अंडमान में माउंट हैरियट नेशनल पार्क में दोबारा मिला था। ओके, याद रखिएगा। अब इसका दूसरा होम बनाया जा रहा है केरला के पलोड़ में। ओके, तो पलोड़ नाम की जगह, पलोड़ गांव है यहाँ पे बेसिकली, पलोड़, वहाँ पे बेसिकली केरला में इसका सेकंड होम बनाया जा रहा है। अभी सेकंड होम कैसे बनाया जा रहा है, इसका बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है बाय यूजिंग द स्पेसिमेंस। ओके, इसके स्पेसिमेंस को बचा करके, जर्म प्लाज्म बचा करके, जर्म प्लाज्म की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके बेसिकली इसको बचाया जा रहा है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान का है, वहाँ पे याद रखना माउंट हैरियट नेशनल पार्क। दूसरा पिनांगा अंडमानेंसिस, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है एंड एंडेमिक है टू द अंडमान आइलैंड्स, एंडेमिक है अंडमान आइलैंड्स में। ओरिजिनली डिस्कवर्ड किया गया था बाय इटालियन बोटानिस्ट ओडोआल्डो बेकारी के द्वारा 1934 में, एंड ओडोआल्डो बेकारी ने उसके बाद ये एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, बट 1992 में दोबारा इसको आइडेंटिफाई किया गया EH मान द्वारा। ओके, सॉरी, इसके बाद ये दोबारा किया गया, दोबारा इसको अंडमान में पाया गया 1992 नहीं, 1992 से फिर इसका बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, तब इनका जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया गया और फिर इसको हैरियट नेशनल पार्क से अब केरला के पलोड़ में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है ना। केरला में फील्ड जीन बैंक है पलोड़ में। ओके, फील्ड जीन बैंक है, 1994 से यहाँ से इसका शुरू किया गया है, ताकि ये खत्म ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिजास्टर आए और उड़ जाए पूरे, है ना। पिनांगा क्यों कहा जाता है कि जो पिनांग है उसका मतलब होता है आपका पलाऊ पिनांग का मतलब होता है, इसका जो ओरिजिन है वो पुलाऊ पिनांग से लिया गया है। पिनांग का, पुलाऊ पिनांग का मतलब होता है आइलैंड ऑफ द अरेका नट पाम। तो अरेका नट क्लोज स्पीशीज है जो कि जिसके जैसे ये दिखता है, तो आइलैंड ऑफ द अरेका नट प्लांट बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।